नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं जो 38वीं से लेकर 67वीं तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, उसी को चैप्टर वाइज देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन लोग का एक जगह कलेक्शन सिर्फ मध्यकालीन भारत का है और इसी को हम लोग देखेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। साथियों, यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप निश्चित ही इससे 4 से 5 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे और कुछ प्रश्न इसके एक्सप्लेनेशन से मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है और 53वीं से 55वीं में पूछा गया है। तो इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट ज़रूर मिलता है और कुछ क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन से आपके भी बनेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वाह, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर या खुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इसका सही आंसर है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसका सही आंसर है एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वाह थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फखरे मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उज मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी की विजयों के बाद ही शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोर के मुहम्मद शाम यानी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अक्ता या इक्ता प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से
1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202-1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर है तबकात-ए-नासिरी से। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसका सही आंसर है मलिक जानी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है जिसे नियावत ए खुदाई कहा गया है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इसका सही आंसर है बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब उसने राजत्व का प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया
अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका सही आंसर है जफर खान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। क्वेश्चन नंबर 14 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? साथियों ये भी देखिए 47वीं बीपी से पूछा गया था और 53वीं से 55वीं बीपी से पूछा गया है, यानी क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए इस वीडियो को देखना आवश्यक हो जाता है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीट रहेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ज़रूर आपको इससे मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इस समय शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रात, पेंशनें तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? इसका सही आंसर है एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने समान लोगों की भलाई के लिए
कुछ उपकार के कार्य किए और नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग, दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचियों के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। क्वेश्चन नंबर 23 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? इसका सही आंसर है देवराव द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराव द्वितीय, इनका कार्यकाल 1422 से 46 के बीच में था, के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन बा मज्म उल बहरीन में देवराव द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में, आपको देखिए दोस्तों, जितना भी एक्सप्लेनेशन इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। यदि आपको यही पूछ देगा तैमूर का आक्रमण क्या हुआ, तो जब तक आप एक्सप्लेनेशन को नहीं देखिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिजर खान ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। आप दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सुल्तान सिकंदर शाह का मूल नाम क्या था या असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम निजाम खां था। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है हरिहर बुक्का। एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था।
इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे से थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था। इसका सही आंसर है हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। क्वेश्चन नंबर 28 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडबिंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। इसका सही आंसर है भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्ति होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यावसायिक कर, उद्योग कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट, जो एक भूमि कर था, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। इसके समय में जो केंद्रीय राजस्व विभाग था उसको 58 कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर है हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दीवाने आरिज विभाग से संबंधित था, तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने आरिज अथवा आरिज ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ममालिक का विभाग ही दीवाने आरिज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। इसका सही आंसर है रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विशेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है,
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? इसका सही आंसर है मराठा भूराजस्व प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित है। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसका सही आंसर है 1, 3 और 4। खराज, उस्र और मुक्तई, ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी सही माना है। 37 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राजकानून से है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं को बने थे? इसका सही आंसर है चांदी तांबा। टंका चांदी का बना हुआ था, ससगनी चांदी का और जीतल तांबा का। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। ये साथियों, आज के वीडियो का आधा हो गया है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है मिनहाज उस सिराज।
तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। क्वेश्चन नंबर 43 है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उनमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ आदि, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में दिया करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अयोध्या चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशलता सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर है तुर्की। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजु के बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 48, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर है 1532 ईस्वी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास, जो ईरानी वास्तुकार था, इसने तैयार किया था।
श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे भी कुछ स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अंततः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। क्वेश्चन नंबर 51 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। इसका सही आंसर है डी। सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ, उसके बाद चौसा का, उसके बाद कन्नौज का, उसके बाद सरहिंद का। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था तथा सिक्के पर अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को पुनः एक बार उसका खोया राज वापस दिला दिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। 1539 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। क्वेश्चन नंबर 53 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सासाराम। एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही आंसर है हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका सही आंसर है अकबर। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थयात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? तो ये 1576 ईस्वी में मिलवाया। 1572 ईस्वी में सुलेमान कर्रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया।
अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इसका सही आंसर है अकबर। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के बीच है। क्वेश्चन नंबर 58 है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईन अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसका सही आंसर है नूरजहां। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। इस चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। पितरादुरा शैली क्या है? संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों को जड़ने की शैली पितरादुरा शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, प्राचीनकारी या इसी को पितरादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे डिस्क्रिप्शन में, ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पितरादुरा शैली कहलाती है। पच्चीकारी या प्राचीनकारी या पितरादुरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पितरादुरा नामक का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद-उद-दौला के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? तो इसका अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। पहला नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा नकदी अथवा जब्ती, तीसरा गल्ला बक्सी अथवा बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ये क्वेश्चन 66वीं पेशी में पूछा गया है। इसका सही आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। एनसीईआरटी के अनुसार निगार खान, जबकि अन्नू मनुजा के पुस्तक के अनुसार तस्वीर खाना, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोकसभा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस उत्तर का विकल्प बी माना है, यानी कि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का उत्तर बी माना है अकबर। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो बीपीएससी के अनुसार अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने अपने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम
दास्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्सद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंच गुने 20 इंच आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की: व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, तो ये अकबर के राजदरबारी थे। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी की चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महाचित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, तारा, सांवल और हरिवंश आदि। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इसका सही आंसर है जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का एक बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सही आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो एक कथन है विलियम फिंच का। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पहले 140 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। क्वेश्चन नंबर 69 है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो ये था सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्रीभट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, 2 स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। 2 स्पा एवं सिंह स्पा तथा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 स्पा, इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह स्पा, इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे।
क्वेश्चन नंबर 71 है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही आंसर है कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है शाहजहां। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की। वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? इसका सही आंसर है A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्णकाल माना है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में ही मिन्नत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमान देशों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 75 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? इसका सही आंसर है लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, मुगल प्रशासन में मदद-ए-मौस इंगित करता है? तो मदद-ए-मौस विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद-ए-मौस कहा जाता था। इसे सयुरगाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सदर करता था तथा सदर यह भी दायित्व था कि इन अनुदान का उपयोग दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपया, कई हज़ार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं,
भी ईरान ले चला गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ये मध्यकालीन इतिहास के जितने भी वीडियो थे जो बीपीएससी के परीक्षाओं में पूछे गए थे, ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे जो अगले वीडियो में होगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें बताइए। यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।